हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी अध्याय 2 के टॉप 15 वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एकदम आसान भाषा में होगी। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और यह एक वैसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे एंड में वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल पर कोई सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये हमारे कुछ चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ये तो आपको कर ही लेना है। और आवर चैनल, हमारा चैनल है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही एक चैनल और है विद्या रूपा क्लास 10 के नाम से, आप जो है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे चैनल की सुविधा, तो हमारे चैनल की सुविधा है किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए लाभदायक मटेरियल और पीवाईक्यू रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीवाईक्यू रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया जाता है। तो इतना प्रॉफिट है तो आप वीडियो को एक लाइक कर ले, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो सेकंड अध्याय हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो मेरा हम लोग आज इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर परागण क्या है। तो पर परागण क्या है, पर परागण से क्या लाभ है, लिखना है ये पे। पर परागण क्या है, पर परागण से लाभ लिखना है। तो सबसे पहले आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पर परागण मतलब जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई एक पौधा हो, उसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, मतलब जैसे एक रोज का पौधा हुआ, उसी प्रकार ये दूसरा रोज का पौधा हुआ, समझ लीजिए। तो इसका परागकण इस पे जाके बैठेगा, तो इसे ही पर परागण कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसे पर परागण कहते हैं। उसके बाद पर परागण से लाभ बताना है हम लोगों को। तो पर परागण से लाभ लिख के डैश डालेंगे। उसके बाद लिखना है पर परागण से लाभ। तो यह जो नई जातियां उत्पन्न होती है, मतलब इसमें जो है नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो क्योंकि पौधा अलग अलग, तो इसमें नई जातियां उत्पन्न होती है। और दूसरा देखते हैं, बीज अधिक संख्या में बनते हैं, और बीज भी इसमें पर परागण में अधिक संख्या में बनते हैं। और तीसरा है, पर परागण द्वारा उन्नत नस्ल के पौधे तैयार किए जाते हैं। तो पर परागण के द्वारा उन्नत नस्ल के पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम ये इसको क्लियर कर देते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रही हो तो कमेंट भी करें, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या फिर नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगला, इसके कारक लिखना है। तो पर परागण के कारक, तो पर परागण के कारक लेके डैश दे देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कारक देके, इससे ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं वायु, वायु के द्वारा कारक पूछना, किस किस के द्वारा परागण, वायु के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं, जो कि चावल, गेहूं, मक्का, बांस एक्सेट्रा में होता है। तो मक्का याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये वीवीआई है। तो मक्का में पूछेगा कि मक्का में परागण किसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन दे देगा एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली और निथोफिली। तो आप कौन सा आंसर मारिएगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अब देखते हैं जल परागण, दूसरा कारक है जल परागण, तो जिसे हाइड्रोफिली कहते हैं। तो हाइड्रोफिली के उदाहरण है हाइड्रिला, बेलिसेनेरिया एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड कारक है कीट परागण। तो कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। तो यहाँ पे एंटोमोफिली का हो जाएगा कमल, गुलाब। तो पूछ देगा गुलाब में किसके माध्यम से परागण होता है। तो आपको बताना होगा, ये सब ऑप्शन में दे देगा, एंटोमोफिली और निथोफिली, ये सब ऑप्शन करके देगा और आपको सही आंसर लगाना है। उसके बाद पक्षी परागण, तो पक्षी परागण के दौरान ऑर्निथोफिली, जैसे झुमका हो गया, यूकेलिप्टस हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद चमगादड़ परागण को क्रिप्टोफिली कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको, चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बताना होगा क्रिप्टोफिली कहते हैं, जैसे श्यामल,
कदम एक्सेट्रा हो गया। उसके बाद हो गया मेलोकोप्लस, जो कि घोंघा गिलहरी सांप में होता है। तो अब देखते हैं, अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा औसंग जनन क्या है। तो औसंग जनन बताना है। तो औसंग जनन है, सबसे पहले औसंग जनन कहते किसको है। तो औसंग जनन उसे कहते हैं जिसमें जो है ना, इसको आंसर पे लिख के डील करेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जो है सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है, उसे औसंग जनन कहलाते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जो है ना लैंगिक जनन का स्थान जो है अलैंगिक जनन, मतलब जैसे लैंगिक जनन मतलब हो गया नर एवं मादा अलग अलग, लेकिन वो उसका पूर्ण रूप से जो है ना अलैंगिक जनन ले लेता है, मतलब अलैंगिक दोनों नर एवं मादा दोनों एक ही में हो जाता है, उसे ही औसंग जनन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं सूर्यमुखी, उसके बाद घास, आलू, गन्ना एक्सेट्रा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा बहुभ्रूणता क्या है, इसके लाभ लिखें। तो बहुभ्रूणता क्या है, इसके लाभ लिखना है यहाँ पे। तो बहुभ्रूणता का आंसर लिखना है, एक बीजांड या बीज के अंदर कई भ्रूणों को बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहलाती है। मतलब एक बीजांड या बीज के अंदर में कई भ्रूणों के बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल हो गया आम, नींबू, प्याज, ब्रेसिका। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को, मतलब ये सब एग्जाम को पल को भी याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह सब पूछ सकता है। तो इसके बाद टिकली देख लिखेंगे, यह अनावृत्ति बीजी में अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे यह अनावृत्ति में अधिक पाई जाती है, जबकि आवृत्ति बीजी पौधे में कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता अनावृत्ति में अधिक पाई जाती है, जबकि आवृत्ति बीजी में कम पाई जाती है। तो यहाँ पे बहुभ्रूणता का खोज पूछ सकता है। बहुभ्रूणता का खोज कब हुआ था। तो बहुभ्रूणता का खोज हुआ था 1719 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था 1719 में। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो यह भी याद रखना है आपको। उसके बाद इसके लाभ, इस विधि द्वारा बीज लागत कम होती है। उसके बाद इससे उत्पन्न जो है ना पौधा वो रोग मुक्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि, और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता का खोज कब हुआ था और किसने किया था। इसका आंसर तो दिया हुआ है, बट लेकिन आपको कमेंट करना है इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कुपूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखें। तो कुपूर्वता से क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखना है। तो कुपूर्वता उसको कहते हैं जब फूल में परागकोश के पहले परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं, इस अवस्था को ही कुपूर्वता कहते हैं। तो कुपूर्वता मतलब हो गया पो मतलब हो गया परागकोश, परागकोश मतलब पहले परिपक्व हो जाते हैं, इसे ही कुपूर्वता कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है सूर्यमुखी, मालवेसी एक्सेट्रा। उसके बाद इसके लाभ बताना है यहाँ पे। तो लाभ हो जाएगा, द्विलिंगी पुष्पों में स्वनिषेचन रोककर वशिष्ठता उत्पन्न करता है। तो ये इसका लाभ हो गया। तो पूर्वता किसे कहते हैं। तो पूर्वता उसको कहते हैं जब जो है ना परागकोश जब फूल में परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे ही पूर्वता कहते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, यथार्थ फल तथा आभासी फल में अंतर स्पष्ट करें। यथार्थ फल और तथा आभासी फल। तो यहाँ पे यथार्थ मतलब हो गया सत्य फल, और आभासी मतलब हो गया असत्य फल। ये याद रखना आप लोगों को। यथार्थ फल किसको कहते हैं, यथार्थ फल, या फिर इसको इसे भी बोल सकता है, वास्तविक फल भी बोल सकता है, सत्य फल भी बोल सकता है, बहुत सारा नाम है। तो अगर आपको नाम बदल के दिया तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। तो इसको पहले लेके ऐसे अंतर निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट आंसर देख लेते हैं, वैसा फल जिसका निर्माण केवल अंडाशय से होते हैं उसे यथार्थ या सत्य फल कहते हैं। तो यथार्थ या सत्य फल किसे कहते हैं, वैसा फल जिसका निर्माण जो है ना अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। और आभासी फल, तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन दलपुंज या बाह्य दलपुंज से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि अंडाशय से निर्माण होने वाले फल को सत्य या यथार्थ फल कहते हैं, आभासी फल, जबकि आभासी फल अंडाशय से निर्माण ना होकर या दलपुंज बाह्य दलपुंज पुष्पासन से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा अमरूद, तरबूज। इसके एग्जाम्पल अमरूद और तरबूज हो जाएगा। और उसके बाद आभासी फल के सेब और नाशपाती हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा,
वायु परागित तथा कीट परागित पुष्पों में विभेद कीजिए। तो वायु परागित पुष्पों तथा कीट परागित पुष्पों में विभेद करना है। तो वायु परागित पुष्पों तथा कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर लिख लेंगे, वायु परागित और कीट परागित। सबसे पहले लिखना है ये पुष्प छोटे होते हैं। उसके बाद कीट परागित पुष्प में लिखना है यह पुष्प बड़े होते हैं। वायु परागित पुष्प में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि कीट परागित पुष्प में बड़े होते हैं। पुष्प गंधहीन होते हैं। और उसके बाद कीट कीट में लिखना है पुष्प में गंध पाई जाती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन लिखना, थर्ड अंतर लिखना है मकरंद नहीं पाए जाते हैं, जबकि मकरंद बनते हैं। उसके बाद फोर्थ लिखना है परागकण में अधिक बनते हैं, परागकण अधिक बनते हैं। और उसके बाद कीट परागण में परागकण कम बनते हैं, परागकण अधिक बनते हैं। परागकण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होती है। उसके बाद जबकि यहाँ पे परागकण भारी होते, बड़े मोटी विभित्तियां होती है, मतलब परागकण की बड़ी और मोटी वित्तियां होती है। किसमें होती है, तो यह कीट परागण में होती है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना होगा कि परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आंसर लिख देना, परागकण के बाह्य चोल में एस्परोपोलिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। इसको डायरेक्ट आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लाइन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पे, तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे इसे क्यों करते हैं। तो विपुंसन बताना होगा। तो आंसर देके लिखेंगे, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। तो एक द्विलिंगी पुष्प, कोई द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया, यानी कि परागकोश यानी कि मेल को हटा देना है, उसे ही विपुंसन कहते हैं। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है। मतलब यह कृत्रिम माने कि आर्टिफिशियल परागकण का एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व के पौधे की अच्छी प्रजातियां बनाने में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है ना पौधे की अच्छी प्रजाति बनाने के लिए किया जाता है। तो विपुंसन का प्रयोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा विपुंसन का प्रयोग बताना, विपुंसन का क्या प्रयोग है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कूट फल के बारे में 100 उदाहरण बताएं। तो कूट फल के बारे में यहाँ पे 100 उदाहरण बताना है। तो कूट फल लिख के पहले डैश देना है। वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन, अभी कूट फल, अभी हम पीछे ही देखें, कूट फल हो या फिर कूट फल, उसके बाद आभासी फल, दोनों एक ही नाम है, दोनों को एक ही बोलते हैं आभासी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है आभासी या कूट फल। तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन दलपुंज बाह्य दलपुंज से होता है उसे आभासी या कूट फल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है आभासी या कूट फल किसे कहते हैं, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय पुष्पासन दलपुंज बाह्य दलपुंज से होता है उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे हो गया सेब, नाशपाती, काजू एक्सेट्रा, यहाँ पे हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मोनोकॉर्पिक फलों को 100 उदाहरण परिभाषित करें। तो मोनोकॉर्पिक फलों का 100 उदाहरण परिभाषित करना है। तो मोनोकॉर्पिक कहते किसको है, तो मोनोकॉर्पिक फल उस फल को कहते हैं जो मोनोकॉर्पिक पौधा, अर्थात जो पौधे एक बार फल देकर मृत हो जाते हैं, जैसे केला और उसके बाद बांस। मोनोकॉर्पिक हो गया जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देते हैं उसके बाद मृत हो जाते हैं, उसे ही मोनोकॉर्पिक कहते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा, ऐसा सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, तो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोनोकॉर्पिक किसे कहते हैं, और एक मोनोकॉर्पिक का उदाहरण आप लोगों को देना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, परागकण और निषेचन में अंतर लिखे हैं। तो परागकण और निषेचन में अंतर लिखना। तो परागकण और निषेचन अंतर निम्नलिखित है।
सबसे पहले लिखना है प्राकन में, प्राकन का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पराकन कहलाती है। तो परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है, निषेचन। जबकि नर और मादा युग्मकों के संयुग्मक या संलयन को निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को संयुग्मक या संलयन को निषेचन कहते हैं। उसके बाद परागकण में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसमें माध्यम की आवश्यकता होती है? परागकण में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद यह बीजांड के बाहर होता है। कौन? परागकण की क्रिया कहाँ होती है? तो परागकण की क्रिया बीजांड के बाहर होती है, जबकि यह निषेचन यह बीजांड के अंदर होती है। तो निषेचन जो है ना बीजांड के अंदर होती है, बल्कि परागकण, जबकि परागकण जो है ना अब यह बीजांड के बाहर होती है। अब देखना उस 4 नंबर में अंतर क्या है? यह भौतिक एवं बाह्य क्रिया है, मतलब यह भौतिक एवं बाह्य क्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि यह बाहर और भौतिक तरीका से होने वाला क्रिया है। अब देखते हैं अगला। अगला है निषेचन में, यह जैविक एवं आंतरिक क्रिया, यह मतलब आंतरिक भाग में होता है क्रिया। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सेब को आवासीय फल क्यों कहा जाता है? उसके बाद पुष्प का कौन कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये बताना है। सेब को आवासीय फल क्यों कहा जाता है, ये भी लिखना है हम लोगों को। उसके बाद पुष्प का कौन कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये बताना है, ये आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आंसर लिख के डैश डालेंगे। तो सेब को आवासीय फल कहते हैं, आवासीय या कुट फल कहते हैं, कुट फल भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सेब को आवासीय या कुट फल कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है, जो फल भित्ति के चारों ओर वृद्धि करके मांसल खाने योग्य भाग उत्पन्न करता है। तो सेब आवासीय फल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण जो है ना पुष्पासन के द्वारा होता है। ठीक, पुष्पासन या बाह्य दलपुंज या दलपुंज के द्वारा होता है, जो फल वित्ती, सॉरी, पुष्पासन के द्वारा होता है, सॉरी सॉरी। सेब का, अब इसे आपको क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि सेब जो है ना, सेब पुष्प के किस भाग से बनता है? तो लिखना है आप लोगों को, ऑप्शन से होगा उसका सही आंसर हो जाएगा उसका, पुष्पासन के द्वारा निर्माण होता है ये सेब का। तो जो फल वित्ती के चारों ओर वृद्धि करके मसाल खाने योग्य बनाता है। उसके बाद डैश देके यहाँ पर टिकली देके लिखना है, पुष्प का अंडा से भाग फल की रचना करती है। तो पुष्प का जो है ना अंडा से भाग फल की रचना करती है, तो पुष्प का अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो यह बात याद रखना है आप लोग को। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, त्रिसंलयन क्या है? तो यहाँ पे त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? तो यहाँ पर बताना है त्रिसंलयन क्या है, यह कैसे, कहाँ और कैसे संपन्न होता है। तो लिखना आंसर देखें, जब दूसरा नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करता है, जब दूसरा नर युग्मक, तो जब दूसरा नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करता है तो द्वितीय केंद्रक से निषेचन कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, यानी कि प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जो विकसित होकर भ्रूणपोष बनाता है। इस घटना को ही त्रिसंलयन कहते हैं। मतलब जब दूसरा नर युग्मक एक तो अंडकोशिक, मतलब जब वो हम लोग पढ़े होंगे डायग्राम में, आगे हम अभी आने वाला है। तो जब दूसरा नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करता है तो वह द्वितीय केंद्रक से निषेचन कर प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, जो विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस घटना को ही त्रिसंलयन करते हैं। तो उसके बाद यह टिकली देखने लगे, यह भ्रूणपोष में संपन्न होता है। तो यह कहाँ पर संपन्न होता है? भ्रूणकोश में संपन्न होता है। उसके बाद त्रिसंलयन के बारे में, त्रिसंलयन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वता से आप क्या समझते हैं? तो यह क्वेश्चन पीछे हो चुका है, जब पहले फूल से पहले परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन करना है, और ये जो है क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों यह वैसा क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड पूछते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको रट ही लीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पे दिया जाएगा। तो इसको हम, इसका आंसर लिखते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर निम्नलिखित है। फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट देके लिखना है, यह क्रिया जिस प्रकार, और हाँ
जिस प्रकार आंसर लिखा हुआ है आपको भी उसी प्रकार आंसर लिख के आना है। तो यहाँ पे लिखना है यह क्रिया पुंकेसर में होता है, तो यह क्रिया जो है पुंकेसर में होता है, और गुरु बीजाणु में लिखना है यह क्रिया जो है स्त्रीकेसर में होता है। तो लघु बीजाणु कहाँ होती है, लघु बीजाणु कहाँ होता है, वह पुंकेसर में होता है, जबकि गुरु बीजाणु स्त्रीकेसर में होता है। तो लघु से यह स्पष्ट हो गया, लघु मतलब नर के बारे में बात कर रहा है और गुरु मतलब मादा के बारे में बात कर रहा है। तो लघु मतलब नर और गुरु मतलब मादा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखना है लघु बीजाणु मृत कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु का जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है उसका परिभाषा लिख देना है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब दूसरा लिखेंगे जबकि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो उसके बाद थर्ड लिखना है इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद फोर्थ लिखना है लघु बीजाणुओं में नर युग्मविद प्रथम कोशिका कहते हैं, जबकि गुरु बीजाणु में मादा युग्मविद का प्रथम कोशिका कहते हैं। तो ये था हमारा टोटल 15 वीवीआई 16 वीवीआई क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से मिल गया हो, और जिस क्वेश्चन को डाउट हो आप उसका आंसर कमेंट उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट करेंगे। अब चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में फिर से बता दूं कि सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे चैनल जिस चैनल पे देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक और चैनल है विद्या रूपा क्लास 10 के नाम से, हम चाहेंगे कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हमारा जो भी सपोर्ट पैर दिखाइए। उसके बाद हमारे चैनल की सुविधा बताना है, किसी भी बोर्ड परीक्षा की लाभदायक मटेरियल, पीवाईक्यू रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीवाईक्यू रिपीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चंस पीवाईक्यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही क्लास में देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए। जय हिंद, जय भारत।